हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, जो चर्चा हो रही थी व्यतिकरण से, अब आज हम प्रकाश व्यतिकरण के बारे में आपको बताते हैं। तो प्रकाश व्यतिकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी, पर एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश व्यतिकरण की जो परिभाषा होती है कि जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम या समान आयाम या लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, जिनके बीच कलांतर स्थिर होता है। तो माध्यम कलांतर मतलब स्थिर होने का क्या मतलब हुआ कि दो स्थिर अलग अलग बिंदुओं से चले, प्रकाश तरंगें चले, जो प्रकाश स्रोत हो वो दो अलग अलग बिंदुओं से चले, माध्यम में संचरित होती है। तो उनके अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। और जब प्रकाश व्यतिकरण को मैंने बताया था, सर्वप्रथम यंग ने उसको पर्दे के रूप में आपतित कराया। तो समान चौड़ाई की ऐसे पट्टियां मिलती हैं, काली सफेद, अगर श्वेत प्रकाश का प्रयोग करते हैं तो काली सफेद पट्टियां मिलती हैं। अगर हम श्वेत प्रकाश का प्रयोग करेंगे, श्वेत पट्टी फिर काली पट्टी फिर श्वेत पट्टी फिर काली पट्टी, इसी तरह से एकांतर क्रम में पट्टियां प्राप्त। पीले रंग का प्रकाश प्रयोग करेंगे तो पीली पट्टी, काली पट्टी, पीली पट्टी, काली पट्टी, इस तरह से मिलेगी। लाल प्रकाश करेंगे तो लाल काला ऐसे मिलेगा। इन सभी पट्टियों की चौड़ाई समान होती है। इन पट्टियों को बैंड या फ्रिंज कहते हैं। जो चमकदार पट्टी होती है उन्हें दीप्त फ्रिंज कहते हैं, और जो काली पट्टी होती है उन्हें अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। प्रकाश व्यतिकरण की सबसे पहली शर्त होनी चाहिए, प्रकाश जो हो उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान। दूसरा, आयाम समान होना चाहिए या लगभग समान होना चाहिए। तीसरा, दोनों प्रकाश तरंगें जो होनी चाहिए वो कला संबद्ध होना चाहिए। कला संबद्ध, इसको अंग्रेजी में कोरिएंट बोलते हैं। कला संबद्ध। कला संबद्ध का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरंगों के बीच कलांतर स्थिर होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों प्रकाश तरंगें दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आनी चाहिए। ऐसे समझिए, दोनों प्रकाश तरंगें कहाँ से आनी चाहिए? दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आनी चाहिए। चौथा जो शर्त होता है कि इस तरंग स्रोत जो हो, प्रकाश तरंग स्रोत जो हो, प्रकाश तरंग स्रोत जो है वो अति निकट होना चाहिए। ये प्रकाश व्यतिकरण की शर्त है, तभी व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। कभी कभी एक नंबर एक पूछा जाता है कि कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध से क्या समझते हो? तरंगों के कला संबद्ध से क्या समझते हो? तो ऐसे तरंग स्रोत जिनके बीच कलांतर स्थिर होता है, समय के साथ स्थिर होता, उन्हें क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, कोरिएंट सोर्स कहा जाता है। अब आता है कि प्रकाश व्यतिकरण के संबंध में थोड़ी सब्जेक्ट है, पार्ट है। व्यतिकरण के संबंध में यंग का प्रयोग, इसको यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो देखिए, यंग ने कैसे प्रकाश व्यतिकरण को पर्दे पर उतारा। उन्होंने क्या किया
एक एकल रेखा छिद्र में, हमने आपसे पहले बताया है कि आप बाजार से जाइए 2 10 वाट का एलईडी ले आइए और दोनों को जलाइए। 2 अलग अलग जो बल्ब होल्डर होते हैं उनके साथ जलाइए, दूर करके थोड़ा। तो दोनों से जो प्रकाश निकलेगा, भले आपने एक ही क्षमता का प्रकाश लाया है, एक ही वाट का प्रकाश लाया, दोनों से जो प्रकाश निकलेगा उनकी आवृत्ति समान नहीं होगी। ये बात कन्फर्म समझना, क्योंकि उनकी बनावट संरचना में कभी कभी कुछ अंतर हो जाता है, तो उनसे निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति समान नहीं है। किसी इतना बढ़िया कंपनी का ले लीजिए, यानी वो कला संबद्ध तो होगा ही नहीं। पहली बात, आवृत्ति समान नहीं होगी, कला संबद्ध तो बात दीजिए कि आवृत्ति समान नहीं होगी। जो आवृत्ति समान नहीं होगी तो व्यतिकरण फ्रिंज बनेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, कला संबद्ध और समान आवृत्ति बनाने के लिए उस प्रकाश स्रोत को, एक ही प्रकाश स्रोत को 2 प्रकाश स्रोतों में बांट दिया। हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एक गप्पी ले लीजिए, उसमें एक रेखा छिद्र करें, यहाँ एक बल्ब लगाए और इसी से कुछ दूरी पर एक गप्पी और लीजिए, इसमें 2 रेखा छिद्र, ये बहुत निकट होने चाहिए, बहुत दूर नहीं, बहुत निकट रेखा छिद्र होने चाहिए। तो ये प्रकाश जब छिद्र से होकर इस पर पहुंचेगा तो देखिए 2 स्रोतों से, देखिए एक स्रोत था, अब जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से भी प्रकाश निकलेगा, यहाँ से भी प्रकाश निकलेगा, ये 2 स्रोत में, एक ही प्रकाश 2 स्रोतों में बढ़ जाएगा तो उसकी आवृत्ति समान होगी। 2 अलग अलग स्रोत है तो इनके बीच कलांतर स्थिर हो जाएगा, तो ये कला संबद्ध हो जाएगा। तो यंग का जो द्विक रेखा छिद्र प्रयोग है व्यतिकरण के संबंध में, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या किया, एकल रेखा छिद्र लिया। एकल रेखा छिद्र का मतलब एक बहुत पतला छिद्र, एक पट्टी ली। ऐसे समझ लीजिए कि आप एक बायोलॉजिकल स्लाइड जो होता है उसको ढिबरी के ऊपर रख देंगे तो काली परत चमक बैठ जाएगी, और ब्लेड से एक छोटा सा छिद्र कर देंगे, उतना छोटा होता है एकल रेखा छिद्र। लीजिए, जो मान लीजिए कि एक वर्णीय एकल रेखा छिद्र लिया जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। एक वर्णीय प्रकाश मतलब इसके पीछे कोई एक रंग में प्रकाश उत्पन्न करने वाला प्रकाश स्रोत रखा गया, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश। इसी से कुछ दूरी पर, थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसी से कुछ दूरी पर यश से समान दूरी पर 2 द्विक रेखा छिद्र लिए, 2 छिद्र वाले स्लाइड लिए। यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी समान है, और इस यशवन एच से कुछ दूरी पर एक रोनिक पर्दा रखी, स्क्रीन। तो देखना यहां से जो प्रकाश चलेगा, और जब उन्होंने यहां से प्रकाश को आपतित किया तो इस पर्दे पर कई पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिनको हम समान चौड़ाई की पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिनको फ्रिंज कहते हैं। मैंने यहाँ इस फ्रिंज को कहते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है पर्दे। अब कैसे प्राप्त होता है ये महत्वपूर्ण है। जंग तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे समझाते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हाइगन्स सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाश स्रोत यश कोई है, तो जब प्रकाश स्रोत यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर स्थित माध्यम का कण जो है यश जो होगा एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी। हाइगन्स के सिद्धांत के यश जो होगा, क्योंकि तरंगे जब इसके पास पहुंचेंगी यश के पास, यश पर स्थित माध्यम के जो कण होंगे वो एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं। तो द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं का मतलब प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, आगे हम आपको समझाएंगे। यानी प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में जानते होंगे स्प्रिंग और गर्त की घटना घटती है। तो पहले मान लीजिए स्प्रिंग हुआ, गर्त हुआ,
फिर श्रृंग हुआ, फिर गर्त हुआ। ऐसे प्रकार होती है गोलीय तरंगिकाएं। फिर श्रृंग हुआ और फिर गर्त हुआ। ये तरंगिकाएं एक साथ यस1 यस2 पर पहुंचती हैं। यहाँ से इनकी दुनिया क्या समान है, तो एक साथ यस1 यस2 पर पहुंचती है। तो फिर हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार यस1 यस2 भी एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं संचरित हो। तो यहाँ से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी। तो पहले श्रृंग, फिर क्या होगा गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, फिर श्रृंग, ऐसे बढ़कर यहाँ से भी निकलेगा श्रृंग, गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, ऐसे ही आगे बढ़ता है। ये भी आपको गोलीय तरंगिकाओं के रूप में बढ़ेगा, ये भी गोलीय तरंगिकाओं के रूप में बढ़ेगा। तो जिन बिंदुओं पर इनके बीच माध्यम निर्वात है या वायु कोई है, जिन बिंदुओं पर पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग स्रोत के श्रृंग से मिलेगा, या पहले तरंग स्रोत का गर्त दूसरी तरंग स्रोत के गर्त से मिलेगा, उन बिंदुओं को कहते हैं, उन बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलेंगी। ऐसी स्थिति में वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। उन बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर इस तरंग का श्रृंग इसके गर्त से या इसका गर्त इसके श्रृंग से मिलेगा, उन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी। तो तरंग परिणामी आयाम जो होगा, परिणामी जो तीव्रता होगी, वो क्योंकि एक ही आवृत्ति है और एक ही स्रोत दो स्रोतों बटा है, तो आयाम भी समान होंगे। तो जिन बिंदुओं पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से मिलेगा, गर्त से मिलेगा, या एक का गर्त दूसरे के श्रृंग से मिलेगा, उन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी। तो वहां पर तरंग परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी वहां पर अंधेरा हो जाएगा। उन बिंदुओं को कहते हैं निस्पंद कहते हैं। उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, निस्पंद। और जहां पर अधिकतम तीव्रता होती है जिन बिंदुओं को, उन बिंदुओं को कहते हैं प्रस्पंद। और ये एकांतर क्रम में होते हैं। आप चित्र अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे किताब में बना होगा, तो इस तरीके से अगर आप देखें वीडियो में, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से क्रिया होती है। ये जो काला पॉइंट आपको दिखा रहा होगा, ये निस्पंद की स्थिति को, प्रस्पंद की स्थिति को व्यक्त करता है। और जो ये गोलाकार दिखा रहा होगा, रिक्त भाग गोल है, वो क्या बताएगा, प्रस्पंद की स्थिति। और ये प्रस्पंद और निस्पंद एक क्रमागत रूप में होते हैं, यानी पहले प्रस्पंद तब निस्पंद। और जब इन रेखाओं को देखिए, रेखा मिला होगा, सारे प्रस्पंद बिंदुओं को मिला के एक रेखा बनाया गया होगा, तो इनको प्रस्पंद रेखा है। और जब डॉटेड लाइन को मिला के एक रेखा बनाया गया होगा, तो इसको कहते हैं निस्पंद रेखा। एकांतर क्रम में होती हैं। तो ये जब बिंदु, ये जो निस्पंद प्रस्पंद जब पर्दे पर आश्रित होती है, तो पर्दे पर समान चौड़ाई की पट्टियां बनती हैं। इस तरीके से समान चौड़ाई की पट्टियां बनती है, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। चमकदार पट्टी को अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, और काली पट्टी को क्या कहते हैं, दीप्त फ्रिंज कहते हैं। आपने फ्रिंज बनता हुआ नहीं देखा होगा, पर अगर व्यवहार में कहीं देखा होगा, अगर धूप में साबुन के बुलबुले को धूप में अगर रखा जाए, तो उसके ऊपर देखेंगे कई पट्टियां कलर की बनती हैं, कई रंगीन पट्टियां बन जाती हैं। वो फ्रिंज वास्तव में होता है, वो फ्रिंज है। पर उसमें चमकई रंग की पट्टियां बनती है, उसके बारे में अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ चूंकि एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग किया, एक वर्णीय मतलब एक रंग के प्रकाश का उपयोग किया है। तो अगर मान लीजिए हम लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करें, तो लाल पट्टी, फिर उसी चौड़ाई की काली पट्टी, फिर उसी चौड़ाई की लाल पट्टी, फिर काली पट्टी, एकांतर क्रम में होता है। इन्हीं को कहते हैं बैंड या फ्रिंज कहते हैं। जो चमकदार पट्टी होगी उन्हें दीप्त फ्रिंज, और जो काली पट्टी होगी वो विनाशी दर्पणों को व्यक्त करेगी, उन्हें अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। चमकदार पट्टी समपोषी दर्पणों को। तो इस तरीके से ये फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। बीएससी प्रीवियस में आप जाएंगे, सेकेंड ईयर में, तो वहाँ ये एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाएगा। किसी भी स्कूल में आप अगर एडमिशन लेंगे अच्छे स्कूल में, तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, और उनकी सहायता से इन फ्रिंजों की चौड़ाई नापी जाती है। इन फ्रिंजों की चौड़ाई नापी जाती है, और चौड़ाई नाप के प्रकाश जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करते हैं। ये देखा गया है कि लाल रंग के प्रकाश की फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होती है, और बैंगनी रंग के प्रकाश की
फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। अर्थात बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा। तो इसी से संबंधित बातें थी। तो ये फ्रिंज, अब हम कल इसके बारे में बताएंगे कि फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालते हैं। इनमें से किसी एक फ्रिंज को केंद्रीय, एक दीर्घ फ्रिंज को, एक दीर्घ फ्रिंज को क्या मान लिया जाता है, केंद्रीय फ्रिंज मान लिया जाता है, मूल बिंदु पर मान लिया जाता है, केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज मान लिया जाता है, केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज माना जाता है। और उस केंद्रीय दीर्घ फ्रिंज से इधर पहली जो दीर्घ बनती है उसकी दूरी निकाली जाती है, दूसरी दीर्घ बनती है यहाँ से इतनी की दूरी पर, तीसरी दीर्घ जो बनेगी, दीर्घ फ्रिंज जो बनेगी उसकी दूरी निकाली जाती है। उसी तरह से यहाँ से जो पहली अदीर्घ बनेगी उसकी दूरी स्थिति, और दूसरी अदीर्घ बनेगी उसकी स्थिति, और तीसरी अदीर्घ बनेगी उसकी स्थिति निकाली जाती है, और उस निकाल के फ्रिंज चौड़ाई की गणना की जाती है। और आप देखेंगे कि दीर्घ फ्रिंज की जो चौड़ाई आती है वही अदीर्घ फ्रिंज की चौड़ाई मैथमेटिकली उसको मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। तो ये चर्चा आपको हम कल करेंगे, सोमवार की वीडियो में जाएगा ये। बहुत ध्यान से पहला वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, तब दूसरा समझिएगा, तब तीसरा समझिएगा। यानी हर वीडियो को पहले समझ के तभी अगला वीडियो खोलेंगे। जैसे कोई बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तीसरा वीडियो खोल दें, चौथा वीडियो खोल दें, समझ नहीं आए। पहले पहला वीडियो अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसके बाद पढ़िएगा। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। कल का जो डेरिवेशन होगा, सोमवार का जो होगा, उसके बेस के डेरिवेशन को मैं बताऊंगा, वो भी थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो आगे की चर्चा कल करेंगे।